आप लोग, उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा इतिहास में कि पुरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है और नव पाषाण काल क्या होता है। ठीक उसके आगे ही हम लोग समय ना लेते हुए आज स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन समय कब से कब तक रहता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी कि ग्रामीण थी, संस्कृति कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, उनका व्यापार कैसा था, उनके जो मानक थे, उनके आराध्य जो देव थे वो कैसे थे, और इस सभ्यता का जो संसार पे प्रभाव पड़ा वो किस प्रकार का रहा। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग सीधे वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न उनका ये रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का अगर हम प्रकार की बात कर लें तो आप यहाँ देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, नगरीय सभ्यता थी। तो आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इससे हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि हजारों साल पहले जो हमारे वहाँ एक सभ्यता डेवलप हुई, जो सभ्यता हुई, वो सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। यानी इनका खान पान, इनका रहन सहन जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जो बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में दिखाई पड़ता है, ऐसा रहा होगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, तो आप देखेंगे कि इन शहरों में और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें होती थी उनके किनारे उन्नत दशा में नालियाँ, पक्की नालियाँ मिलती थी, अच्छे खासे चबूतरे मिलते थे, व्यापार अच्छा होता था। बंदरगाह, जब हम लोथल की तरफ जाएंगे तो बंदरगाह भी पाया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ठीक, ये हजारों साल हो चुके हैं। उसके पहले भी जो सभ्यता है हमारी थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, काफी उन्नत सभ्यता थी, ये वाली बात। ठीक है, तो पहला तो प्रश्न आपका ये बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नगरीय सभ्यता थी, जैसे आगे हम देखते हैं यहाँ के समाज के बारे में कि यहाँ का समाज कैसा था, कैसे कैसे वर्ग पाए जाते थे। समाज का मतलब ये है कि जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पूरे भारत, क्या पूरे वर्ण, पूरे विश्व में, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो बड़े धर्मों के रूप में आते हैं। उसके बाद में कई सारे उपवर्ग में, छोटे छोटे वर्ग में, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है ना, इस प्रकार से और भी जो सब कैटेगरीज हैं। तो ऐसे मतलब एक जाति में भी पांच पांच छः छः सात सात जातियां हैं। ठीक है, ये और पूरा दूसरा जो होता है कि व्यवसाय के रूप में देखें तो बहुत सारे व्यवसाय दिखाई पड़ते हैं आपको। व्यापारी व्यापार कर रहा है, ठीक है, किसान खेती कर रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, जो अच्छा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिए वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आज का वर्ग हमें दिखाई पड़ रहा है, जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही जो हमारी सभ्यता हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, तो वहां पर भी समाज कैसा था। यहाँ पे आपके कृषक पाए जा रहे थे। यहाँ पे हमारे कौन थे, यहाँ पे कृषक थे हमारे, कृषक का मतलब किसान थे हमारे। ठीक है, कृषक पाए जा रहे थे, साथ साथ में ही मजदूर पाए जा रहे थे। कृषक है, मजदूर है, चिकित्सक है, व्यापारी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लोग कहाँ पाए जा रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में व्यापार, सारे की सारी चीजें हो रही हैं, ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी व्यापार, किसान, मजदूर, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित जो काम करवाते हैं पूजा का, या किसी किसी जो बड़े परिवार होते थे उनमें जन्म कुंडलियां हैं या उनका भविष्य है कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें जो देखते थे। तो किसान हो गए, मजदूर हो गए, चिकित्सक हो गए, पुरोहित हो गए, व्यापारी हो गए, तो समाज भी यहाँ का ठीक अच्छा समाज था। तो दो चीज़ें आपने देखी, पहला सिंधु घाटी सभ्यता में कि ये सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी, एक क्वेश्चन आपका वहाँ से बनेगा। दूसरा आप देख लेंगे कि इस समाज में भी आज के समाज के जैसे ही चीज़ें पाई जा रही थी, लोग सारे के सारे काम
कर रहे थे। दो चीजें आपकी हो जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और हम नाम से जानते हैं, वो पूछ लिया जाता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता को और हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें आ जानी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी या तो हम हड़प्पा सभ्यता कह लें या हम क्या कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजा गया पहला स्थान था, सबसे पहला जो स्थान खोजा गया, उस स्थान का नाम ही क्या था, हड़प्पा था। तो ठीक है, जैसे आप कई जगह पे देखते हैं कोई चीज़ मशहूर हो जाती है, ठीक है, तो वो उसी नाम से फेमस हो जाती है, फिर लोग उसी नाम से उस स्थान को पुकारना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थान खोजा गया वो क्या था, हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो टू द पॉइंट में हम देखेंगे कि एक प्रश्न यहाँ से भी आपका बनता है। पहली नगरीय सभ्यता थी, सड़कें थी अच्छी, नालियाँ अच्छा था। दूसरा समाज कैसा था, व्यापारी वर्ग थे, चिकित्सक वर्ग थे, किसान वर्ग था, ठीक है, पुरोहित वर्ग था, ये सारी चीजें। ठीक, क्लियर इतनी बात। आगे हम देखते हैं कि इन लोगों ने भी बहुत सारी धातुओं की खोज करी थी। जैसे हम लोगों ने नवपाषाण काल में देखा था कि नवपाषाण काल को हम लोग ताम्रपाषाण युग काल के नाम से भी जानते थे। ठीक वैसे ही इन लोगों ने कांसा, जो हमारा कांसा होता है ना, जैसे ओलंपिक्स में हम लोगों के वहां से लोग जाते हैं या दुनिया भर के लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें किसी को कांसा मिलता है, किसी को गोल्ड मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है ना, इस प्रकार से। तो इन लोगों ने कांसे का उपयोग करना ज़्यादा सीख लिया, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। और कांसे का प्रयोग इन लोगों ने इतना ज़्यादा करा कि ये वाली सभ्यता भी कौन सी सभ्यता कहलाने लगी, कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा भी सभ्यता कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में भी सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। तो ये चीजें इतनी आपको अच्छे से याद रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। एक तो समाज वो हमारा व्यापारी वर्ग हो गया, दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा समाज की समाज में अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में। कोई भी ऐसा इतिहास का कोई भी समय काल नहीं रहा है जब वहाँ पे बुराइयां और अच्छाइयां ना पाई गई हों। कभी कभी बुराइयों का बोलबाला ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धर्म सुधारक, ठीक है, या ऐसे समाज सुधारक लोग आए कि उन लोगों ने उन बुराइयों के ऊपर काम करा, और वो बुराइयां धीरे धीरे करके समाज से विलुप्त हो गई। ठीक, ठीक वैसे ही यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ठीक है, वैश्यावृत्ति, ये दोनों चीजें कहाँ पे आपको दिखाई पड़ती हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में। पर्दा प्रथा का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रथा कि जहाँ पे महिलाओं को बहुत लंबा सा घूंघट करना पड़ता था। ठीक है, तो घूंघट करना, मान सम्मान रखना, अगर कोई ये चाहती है, मतलब कोई भी औरत है, कोई भी महिला है, अगर वो किसी मतलब अंदर से उसका मन है कि ठीक है, चलो ठीक है, ये आबरू रखने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखने के लिए, या समाज में मतलब कुछ जो आदर अनादर जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्वेच्छा से कर रही, अंतःकरण से कर रही, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे स्थानों पे जो कार्यस्थल हैं, जहाँ पे उनको काम करना होता है, ऑफिस के काम करने होते हैं, बिजनेस का काम करना होता है, और वहाँ पर अगर ये जोर जबरदस्ती कराया जा रहा है तो थोड़ा सा अशोभनीय लगता है, जो समाज में समाज के हिसाब से परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ थी वो वहाँ पर पूरी तरीके से पाई जा रही थी। और वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कह सकते हैं कि बुराई अपने आप व्याप्त होती है, किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश, ठीक है, कुछ ऐसी मजबूरियां रही और उनका मतलब इस तरीके से लोगों का शोषण हो रहा है, तो ऐसी प्रवृत्तियां वहां पर पाई गई थी। तो समाज को आप देखेंगे, समाज ठीक ठाक था, बस ये दो जो बुराइयां हैं, इस तरीके से कुछ बुराइयां भी उस समाज में पाई गई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कि जैसे ही हम चलते हैं फिर ये हो जाता है कि आप आदर और सम्मान कहाँ करते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी पूजा स्थल हैं, जितने भी मजहब हैं, सब किसी न किसी में अपनी आस्था को जाहिर करते हैं, किसी का कोई न प्रतीक है या किसी में किसी को कोई मानता है। ठीक, ठीक वैसे ही जब हम यहाँ पर आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो इस सभ्यता में क्या हो जाता है कि जो हमारा पशुओं में कुबड़ वाला साँड़ होता है, ठीक है,
कुबड़ वाला सांड जो हमारा होता है, कुबड़ वाला सांड, ठीक है, तो कुबड़ वाला जो सांड होता है ये सर्वाधिक पूंजनी पशु हो गया। जैसे एग्जामिनर आपको दे देगा कि सांड पूंजनी था, ठीक है, गाय पूंजनी थी, ठीक है, या फिर ऐसे दो तीन और नाम दे देगा, तो आप ये जानते हैं गाय को लेकर के थोड़ा कंट्रोवर्सी बनी रहती है और सभी जानते हैं कि हाँ पूंजनी है। जैसे अभी रिंग वैद काल में आप जाएंगे तो रिंग वैद काल में गाय को अगन्या कहा गया है और वहाँ पे बहुत पूंजनी गाय थी, वर्तमान में भी है, आगे भी जो भी है। तो इस प्रकार से आप वहाँ गलत नहीं करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूंजनी पशु कौन हो गया, कुबड़ वाला सांड हो गया। तो आप याद रखेंगे कि कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक पूंजनी हो गया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि परिवार कैसा था। तो ये एक टू द पॉइंट, आज की क्लास हम टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट मतलब जो आगामी एग्जाम है तो सीधे प्रश्न आपको मिले, थोड़ा व्याख्यात्मक कम कर रहे हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि परिवार कैसा था, ठीक। जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। अच्छे से आप समझ लीजिए कि परिवार की जो प्रवृत्ति होती है दो प्रकार की होती है, पितृसत्तात्मक, सत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। आप ऐसे देखेंगे पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है जहाँ घर परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता होते हैं। पिता का मतलब चलो ठीक है, पिता आप समझ रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में हम ऐसे समझें कि जिस परिवार का, जिस कुल का, जिस वंश का मुखिया, ठीक है, कोई पुरुष हो, चाहे वो भाई हो, ठीक है, या पिता हो या कोई और हो, यानी हम कह सकते हैं पुरुष प्रधान अगर वो परिवार है, आय व्यय का लेखा जोखा, परिवार की सारी जिम्मेदारियां, परिवार का रहन सहन, परिवार को आगे ले जाने की जो भावना है वो पूरी तरीके से किसमें व्याप्त हो, ये पिता में है या फिर पुरुष में है, तो परिवार कैसा है, पितृसत्तात्मक। या वैसे ही अगर देख लें कि घर का मुखिया, परिवार का मुखिया माता है तो वो कैसा परिवार हो जाता है, मातृसत्तात्मक। अब आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने घर परिवार में जाकर के चेक करेंगे, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो सिंधु घाटी का जो परिवार होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो परिवार होते थे पूरी तरीके से कैसे होते थे, मातृसत्तात्मक। यानी हम कह सकते हैं कि आज के कई वर्षों पहले जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर क्या होता था कि महिलाओं का बोलबाला था। यानी हम कह सकते हैं कि आज के समाज से ज्यादा उनको क्या होता था कि उनको प्रधानता दी जाती थी। यानी घर का मुखिया कौन होती थी, माता होती थी। तो आप ऐसे याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगर कैसी थी, नगरी थी। सिंधु घाटी समाज कैसा था, व्यापारी थे, कृषक थे, चिकित्सक थे। आगे यहाँ का मतलब जो सड़कें होती थी उन्नत दशा में थी। परिवार कैसे होते थे, मातृसत्तात्मक होती थी। समाज कैसा था, समाज में दो तरीके की बुराइयां ज्यादा व्याप्त थी। कौन कौन सी, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति। इतनी चीजें आप लोगों ने देखी, ये कंठस्थ हो गई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नगर होते थे, ठीक है, नगर होते थे तो नगरों के बीच में जो नगरों को विन्यास करने की पद्धति होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया है कि जैसे होता क्या है कि आज अगर हम देखेंगे कि ये मान चलिए ये कोई रास्ता गया हुआ है, ठीक है, ठीक इधर घर बना होगा, मकान बना होगा, घर एक इधर से बना होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी ये पूरा रास्ता है। तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े रास्तों के बीच में विन्यास के लिए या फिर थोड़ा स्पेस देने के लिए हमारे रास्ते निकले हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कोई और तरीका थोड़ा बहुत है। ठीक ऐसे ही ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ नगरों के विन्यास के लिए या नगर वियोजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता, किस पद्धति का प्रयोग किया जाता, तो आप याद रखेंगे ग्रिड पद्धति, ठीक है। खूब पूछा गया है कि आप ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के लिए कौन सी पद्धति, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी, तो सीधा सा आपका जवाब होगा ग्रिड पद्धति ये लोग अपनाते थे और उसके माध्यम से नगरों का वियोजन किया जाता था या नगर विन्यास किया जाता था। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या होता है, ये तो हम लोग मोटे मोटे तौर पे देख लिया या समझ लिया। आगे हम देख लेते हैं कि होता क्या है कि जैसे आज के टाइम पे, ठीक है, कई सारे लोगों को ये आदतन होता है या फिर उनका शौक होता है कि जब भी वो भोजन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो किसी को खट्टा खाने की, किसी को मीठा खाने की, ठीक है, किसी को कड़वा खाने की आदत होती है। ठीक वैसे ही या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय में कुछ चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या था
कि मिठाई के लिए या मीठापन के लिए लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय तो बड़ी बड़ी शुगर मिल तो थी नहीं। ठीक है, जैसे गन्ना बकाया आता है कि किसानों का गन्ना बकाया मूल्य जो है निर्धारित किया गया या दिया गया, ऐसा है ना। तो वहां पर ना तो बहुत ज्यादा गन्ना हो रहा होगा और ना तो बड़ी बड़ी मिलें लगी होंगी। तो ये लोग जो मिठाई के लिए प्रयोग करते थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में या मीठापन के रूप में किस चीज का या किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो वहां शक्कर गुड़ कुछ ऐसा तो था नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा कि मिठाई के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। तो आप ये भी याद रखेंगे कि मिठाई के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं ये लोग? शहद का प्रयोग कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सारी की सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। फिर क्या हो जाता है कि यहाँ की शैली और लिपि कैसी थी। जैसे किसी चीज को हमें समझना है तो इतिहास तीन ही चार आधारों पर हम समझ सकते हैं। पहला क्या होता है कि जो बड़े बड़े शिलालेख लिखे गए, जैसे द ग्रेट अशोका, अशोक महान ने क्या किए कि बहुत बड़े शिलालेख लिखवाए। कहीं पे पशु बलि की निंदा करवाई, कहीं पे बताया कि आप 5वें वर्ष 3रे वर्ष जाएंगे और समाज और परिवार और राज्य के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करेंगे। ऐसा कहाँ से पता चलता है? अशोक के शिलालेखों से। तो इतिहास को जानने का सबसे अच्छा तरीका या तो हम शिलालेखों का अध्ययन करें, या दूसरा हो जाता है कि जो हमारे वहाँ के इतिहासकार हैं या जो विदेशी हमारे वहाँ यात्री आए, उन्होंने जो यात्रा वर्णन किया है या अपनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों का हम अध्ययन करें तो हमें जानकारी मिल जाती है कि भाई इतिहास हमारा क्या रहा है, कैसा रहा है। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि यहाँ के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई शैली रही होगी, उससे हम पहचानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, यहाँ की शैली कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, याद रखिएगा कि शैली मतलब कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कभी कभी रास्तों पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, कहीं पे यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक से क्या हो जाता है कि रास्ते पे कुछ ऐसा हमें दिखाई पड़ता है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये बना हुआ है, तो आप तुरंत जान जाते हैं कि आगे पुलिया क्या है? सक्रिय है। ठीक है, पुलिया है या पुल है या ब्रिज है, वो सक्रिय, उसका ये निशान है, आपने देखा, आप तुरंत समझ गए कि आगे पुलिया क्या है? हमारी सक्रिय है। आप अपनी स्पीड क्या होती है गाड़ी की कम कर लेते हैं। या ऐसे हम करें कि भारत में जो विद्युत होता है, विद्युत का मतलब बिजली, और उसके ऊपर जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, खंभे के ऊपर एक ऐसा निशान बना होता है, ऐसे एक मार्क होगा और यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। तो जैसे ही आप ये देख लेते हो आपको समझ में आ जाता है कि तार और खंभे को छूना मना है, क्योंकि इसमें करंट आती है और हम क्या हो जाता है, हमारे प्राणों के लिए घातक हो सकता है। तो इन चिन्हों में लिखा कुछ नहीं है लेकिन हम समझ जाते हैं। ठीक ऐसे ही सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इंडस सिविलाइजेशन थी, वो पूरी तरीके से कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यानी कुछ ऐसे चित्र बने होते थे, उनमें हमको अपने भाव के अनुसार समझना होता था कि इन चित्रों का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। ठीक है, तो आज तक पूरी तरीके से 2020 आ गया है, पूरी तरीके से सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ी जा सकी है। उसका सीधा सा कारण एक ये है कि ये भाव चित्रात्मक है और ऐसे बहुत सारे चित्र हैं कि जिनको अभी भी समझना बामुश्किल है। ठीक, जैसा ऐसे ऐसे हम बना दें और अब आपसे कोई पूछ ले भाई इसका मतलब क्या है, तो इसका कोई मतलब भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है, बशर्ते ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये आपसे पूछा जाता है कि शैली कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा का पूरा पढ़ा नहीं गया है। दूसरा हो जाता है कि शैली कैसी थी, जैसे लिखने की शैली कैसी थी, तो लिखने की शैली कभी होता है बाएं से दाएं, कभी दाएं से बाएं। तो इन लोगों की जो शैली थी लिखने की, वो दाएं से बाएं हुआ करती थी। ये भी आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शैली थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक होती थी। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? चिन्ह के बारे में। ठीक, भाई कैसे चिन्ह पाए गए? कोई तो चिन्ह रहे होंगे। जैसे आज का समाज अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, विखंडित हो जाए, ठीक है, तो आज के समाज की बहुत सारे मार्क, बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे निशान ऐसे हैं कि वो खोजने में आ जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, इतिहासकार पता कर लेंगे कि हाँ भाई ये कोई चीज थी और इसका मीनिंग, इसका अर्थ कुछ ऐसा होता था। ठीक, तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड में, उस समय काल में बहुत सारे चिन्ह खोजे गए। टोटल की अगर हम बात करें तो 250 से लेकर के 450 तक चिन्ह खोजे गए, मतलब जो जो मूल चिन्ह हैं। ठीक है,
लेकिन उनमें भी जो मूल थे, जो खासम खास चिन्ह थे, वो कितने थे? 64, 64 चिन्ह पाए गए। और सर्वाधिक जो चिन्ह पाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जो चिन्ह पाया गया वो किस चीज का था? वो हमारा मछली का था। जैसे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, तो उसमें तीर और मछली होता है ना, ठीक वैसे ही सर्वाधिक जो चिन्ह पाया गया वो मछली का चिन्ह पाया गया। और मजे की बात यह है कि ये वाला आज तक भी, मछली का जो चिन्ह था वो अपठनीय है, पूरी तरीके से उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। जितनी आज की क्लास क्या क्या थी, आप लोगों के कमेंट देखे, आप लोगों ने मैसेज करे, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज करा। तो उन लोगों में बात ये थी कि थोड़ा सा टू द पॉइंट एक दो क्लास हो जाए, तो टू द पॉइंट में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, सीधे सीधे रिपीट नहीं करते हैं, आप वीडियो को एक दो बार पॉज करके देख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहरों की बात कर लेते हैं हम लोग। मोहरों की बात, जैसे जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे कि उनके मोहरों पे, जैसे आप पढ़ेंगे किसी के मोहरों पे लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति थी, किसी पे कुतबा, किसी पे खुदा था, किसी पे कोई अंकन मिलता है। ठीक है, किसी ने अपने नाम के सिक्के चलवा दिए। तो ये जितने भी सिक्के समय काल में, जैसे आज का सिक्का अगर आप निकालेंगे 5-10 रुपए का, तो उस पर लिखा होगा भारत सरकार। ठीक है, तो ऐसे ही उस समय के भी बहुत सारे चिन्ह, मतलब सिक्के या मोहरे थी, उन पर क्या हुआ करता था या कैसा बना हुआ करता था। ठीक है, तो जितने भी हमारी मोहरे पाई गई, सारी की सारी मोहरे कैसी बनी होती, किसकी बनी होती थी? तो आप ये जान लेंगे, सेल खड़ी की। पहली बात क्या होती है कि हमारी जो उस काल की मोहरें पाई गई, वो सारी की सारी किस चीज की बनी होती थी, किस धातु की, किस मुद्रा की बनी होती थी? तो वो सेल खड़ी की बनी होती थी। और इस मोहरों पर किसका होता था चिन्ह या निशान, किसका होता था? तो इस पे क्या होता था, जो एक सिंग वाला गैंडा होता था। ठीक है, उसके चिन्ह इस पर बहुत ज्यादा सर्वाधिक तौर पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। ठीक है, एक सिंग वाले सांड, सॉरी, ठीक है, एक सिंग वाले सांड जो होता है, तो एक सिंग वाले सांड इस पे क्या होते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की, ये नगरीय सभ्यता थी, सेल खड़ी प्रयोग होता था, समाज उन्नत था। ठीक है, व्यापारी कृषक लोग पाए जाते थे, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति जैसी बुराइयां पाई जाती थी। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पूंजनी पशुओं में गाय ना होकर के कुबड़ वाला सांड होता था। इनकी मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। और सेल खड़ी की जो मोहरें बनी होती थी, उस पर हमने बताया है कि आपको किसका चिन्ह बना हुआ करता था। तो ये सीधी सीधी बात हम लोगों ने कर ली है, टू द पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और इसका विस्तृत पढ़ाया जाएगा और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।